तो मेरे डियर साथियों, हमने चैप्टर नंबर 1 बिलियन के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको करा दिए हैं और उसकी जो है ना 1 शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। जो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और चैनल पे भी डली हुई है, आप जाकर इनको सबको देख लो, अच्छे से कर लो, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा है 100 नंबर में न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हमसे अच्छे से बन जाएंगे तो फिर हमें 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना भाई। तो आज की वीडियो है यार चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन, इसके न्यूमेरिकल पर। और इसमें बहुत ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग होती है और उसके आधार पर अगर उसको थिंकिंग कर पाते हो तो आपसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं और कुछ बेसिक फॉर्मूले को आपको जानकारी होगी तो आपसे आसानी से ये जो न्यूमेरिकल है ना बनेंगे, ठीक है ना। तो भाई क्लियर है, करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो भाई इसमें कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई हमें चैप्टर नंबर 2 जो विद्युत रसायन है, इसमें सबसे पहले भाई नैनस समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल आता है ना। नैनस समीकरण से संबंधित सेल समीकरण बनाने आ जाता है, या साम्य स्थिरांक बनाने आ जाता है, या इलेक्ट्रोड का विभव निकालने आ जाता है। तो ये चीजें हमें आ जाती हैं, तो उससे संबंधित हमें नैनस समीकरण पता होना चाहिए, तब जाके चीजें हमसे बनेंगी, ठीक है। तो भाई आपने सबने पढ़ के रखा होगा कि जो नैनस समीकरण है या नैनस इक्वेशन है, इसमें ये क्या होता है, तो ये होता है E इज इक्वल टू ई नॉट। ई क्या है, विभव है, इलेक्ट्रोड विभव है, बट ई पे नॉट लगा है मतलब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ध्यान रखना, ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। -2.303, ये आर है और ये टी है और ये एन और ये एफ, ये एन है और ये क्या है, एफ है। क्लियर है बात। और लॉग है हमारा 10 है, ठीक है। और ये लिखा है यहाँ पर अपचयित अवस्था और यहाँ ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था। मतलब हमेशा ध्यान रखना, ऊपर अपचयित अवस्था आती है और नीचे ऑक्सीकृत अवस्था आती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकृत और अपचयित अवस्था के बारे में आपको नॉलेज होगा, और नहीं होगा तो थोड़ा सा मैं भी नॉलेज के बारे में भी दूंगा, ठीक है ना। चलो, अब आर तो पता ही है यार, गैस नियतांक है, कितना है, क्या है भाई, गैस नियतांक है, ठीक है। अब टी क्या है, तो टी है आपका परम ताप है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, और एफ क्या है, फैराडे नियतांक। क्या है, फैराडे नियतांक। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ो। अब अगर मैं बेटा यहाँ पर आर का मान है ना, टी एफ का मान और इन सबको रख के सॉल्व करता हूं, है ना, तो यहाँ पर मेरे लिए ये जो नैनस समीकरण बनता है वो बनता है E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या, लॉग 10। यहाँ देखो आ और आ लिखा है, तो अपचयित अवस्था है और ये ऑक्सीकृत अवस्था है, ठीक है ना। तो आप इसका नहीं करेंगे यूज, आप इसका यूज करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो आंसर है ना वो इससे आएगा, तो आप इसको लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब नैनस समीकरण का उपयोग हमारा जो है ना साम्य स्थिरांक को ज्ञात करने भी आता है ना। तो साम्य स्थिरांक को अगर ज्ञात करना है तो नैनस समीकरण का हम ये वाला साम्य स्थिरांक वाला रूप लगाएंगे, है ना। जब इसको ही हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा ये वाला रूप बनता है ना, साम्य स्थिरांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ई नॉट है जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, वो होता है 0.059 अपॉन में क्या है, एन और लॉग केसी, है ना। जहां जो केसी दिख रहा है वो आपका माइनस नहीं लगाइए, जहां केसी दिख रहा है वो आपका साम्य स्थिरांक है। तो क्वेश्चन हमें साम्य स्थिरांक को निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए भी आता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो टोटल हमें ये 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है ना। एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला, है ना। अगर कोई ऑक्सीकृत अवस्था, अपचयित अवस्था दी है तो ये वाला लगाओगे, और साम्य स्थिरांक दिया है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा के निकाल लोगे, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर नैनस समीकरण की सहायता से हम गिब्स ऊर्जा भी निकालते हैं। तो गिब्स ऊर्जा के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल जी। डेल जी आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, डेल आर जी। तो आर का मतलब रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन को ये आर हमने यहां से हटा दिया, है ना। तो ध्यान रखना ये आर नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे, अब माइनस लगा है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ फैराड नियतांक, और ई नॉट क्या है ना, आपका इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में जान लो भैया। एफ जो है वो आपका क्या है, फैराडे नियतांक है। क्या है भैया, फैराडे नियतांक, ठीक है ना, फैराडे नियतांक। और जो फैराडे नियतांक एफ है इसका मान होता है भैया 96,487 कूलम।
96,487 कूलाम होता है। सही मान यही होता है 96,487, लेकिन इसको ही अपन 96,500 लिखते हैं, 96,500 ही लिखते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पेपर में ऑब्जेक्ट में आ जाए कि भाई इसका मान ये हो जाता है तो इसको गलत मत कर देना, ये सही करना, क्योंकि इसको ही हम ये लिखते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आ जाओ फिर थोड़ा सा हम छोटी छोटी परिभाषाओं पे बात करते हैं। जैसे प्रतिरोध आर होता है, प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से, है ना। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकत्व, एनसीईआरटी के अनुसार। ध्यान रखना, अब आपसे पूछे कि प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम क्या है, तो आप चालकत्व देना। क्या देना? चालकत्व, है ना। तो ध्यान रखना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकत्व, और चालकत्व को किससे व्यक्त करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ इधर, देखो ध्यान से। अब आगे देखो भाई, जो आपका प्रतिरोध होता है इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम होता है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? चालकत्व, तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ये मात्रक याद रखना, ओम इनवर्स। इसका मात्रक ओम है, इसका मात्रक ओम इनवर्स है। क्लियर है? अब ओम जो होता है बेटा, ओम का उल्टा सीमेंस होता है। ओम का उल्टा क्या होता है? सीमेंस। तो इसको अपन सीमेंस इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीमेंस इनवर्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं सीमेंस। ठीक है, उल्टा होता है, जैसे यहाँ सीधा है तो यहाँ उल्टा कर दो, यहाँ उल्टा है तो यहाँ सीधा कर दो, ठीक है ना। तो बस ध्यान रखना, ओम का उल्टा क्या होता है? सीमेंस इनवर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। तो ओम ओम को हम क्या लिख सकते हैं? सीमेंस इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओ प्रतिरोध का मात्रक सीमेंस इनवर्स भी होता है, ठीक है। और ओम इनवर्स का क्या है? सीमेंस, ठीक है। तो चालकत्व का मात्रक सीमेंस भी हो सकता है। क्लियर? चलो, और प्रतिरोध और जो चालकता है उसमें संबंध ये है कि C बराबर 1/R, मतलब जो चालकता है उसका उल्टा है प्रतिरोध, या फिर R इधर आ जाए तो 1/C इधर आ सकता है, ठीक है। तो R बराबर 1/C या C बराबर 1/R लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं भैया? रो से व्यक्त करते हैं। किससे? रो से। और इसका जो व्युत्क्रम है वो आप चालकता देना, उसका व्युत्क्रम आप क्या देना? चालकता। ध्यान रखना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता, और चालकता को हम किससे व्यक्त करेंगे? के से। तो विशिष्ट प्रतिरोध और जो चालकता है उसमें संबंध क्या होता है? तो उसमें ये संबंध होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये वाला दिख रहा है आपको, रो बराबर 1/K। लेकिन आगे हमने पढ़ा है कि भैया सेल स्थिरांक और जो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता मतलब सेल स्थिरांक और जो आपका चालकता है, चालकता मतलब के, इसमें संबंध क्या होता है? के बराबर C डॉट J होता है, G होता है। और G क्या है? तो G क्या है? सेल स्थिरांक है। G क्या है? सेल स्थिरांक है। तो G बराबर क्या होता है? L/A होता है। तो जब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे फिर यहाँ पुट करेंगे तो रो बराबर अपना एक फॉर्मूला RA/L भी आता है। तो ध्यान रखना, रो बराबर 1/K भी होता है और रो बराबर RA/L भी होता है, ठीक है ना। चलो आगे थोड़ा सा और जानो। अब यहाँ पर भाई जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है भैया ओम इंटू सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। किसका मात्रक होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का, है ना। और यहाँ पर जो आपका क्या है? विशिष्ट चालकता है। क्या है ये? चालकता जो दिख रही है ना के, इसका मात्रक होता है भैया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ जो सेल स्थिरांक G है इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर मतलब ये जो मात्रक दिए हैं इनसे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। सेल स्थिरांक और के जो चालकता है उसमें संबंध के बराबर C डॉट J है। C का मान अपन 1/R भी रख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। और G बराबर L/A होता है, C बराबर 1/R। इनसे संबंधित ये जो है ना शब्दावली है ये आपके माइंड में होगी, क्योंकि अगर ये चीजें आपके माइंड में है तो न्यूमेरिकल करना आसान है। और यही चीजें हमें नहीं पता कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये बातें नहीं पता तो फिर न्यूमेरिकल कहाँ से करोगे? क्या खाक करोगे न्यूमेरिकल? कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमें कोलरास नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो कोलरास नियम से संबंधित कुछ चीजों पे हम बात करते हैं एक स्लाइड में, और हम फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर पहुंचेंगे। ओके बेटा।
मेरे डियर साथियों कुछ फॉर्मूले हम और देख देते हैं, है ना। तो अब हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो नियम से संबंधित हैं। जैसे हमारा कोलराउस नियम हमने पढ़ के रखा है ना। तो कोलराउस जो नियम होता है वो आपका कोलराउस नियम होता क्या है। तो भैया कोलराउस नियम से हम क्या करते हैं भैया, किसी भी विद्युत अपघट की हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना है तो हम कोलराउस नियम का उपयोग करते हैं। कोई भी विद्युत अपघट हो, है ना, तो अगर हमें उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना है तो कोलराउस नियम का उपयोग करेंगे, है ना। और कोलराउस नियम क्या होता है, लैम्डा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स लैम्डा प्लस इंफिनिटी और बाय लैम्डा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब लैम्डा एम क्या है, तो लैम्डा एम भैया मोलर चालकता है। क्या है, मोलर चालकता। लेकिन सर लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस क्या है, तो ये आयनिक चालकता है, आयनिक। जैसे मान के चलो कोई विद्युत अपघट है, जैसे मान के चलो NaCl ही है ना, है कि नहीं। तो NaCl में देखो एक तो Na प्लस बनेगा और एक बनेगा Cl माइनस। तो ये देखो धनायन है और ये एक ऋणायन है ना। तो ये धनायन और ऋणायन की चालकता है। जैसे मान के चलो लैम्डा प्लस है तो वो धनायन की चालकता है और लैम्डा माइनस है तो वो ऋणायन की चालकता है। और धनायन और ऋणायन की जो चालकता है इनको ही तो हम आयनिक चालकता बोलते हैं, इनको ही तो आयनिक चालकता कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई बेटा धनायन और ऋणायन की संख्या है। जैसे मान के चलो एक यहाँ धनायन एक है तो एक्स की जगह एक रख देंगे, यहाँ ऋणायन भी एक है तो एक रख देंगे। लेकिन बाई चांस अगर इसकी संख्या 2 होती तो एक्स की जगह 2 रखते, माइनस की जगह भी कितना रखते, 2 रखते। ठीक है ना, तो ये बात है कोलराउस नियम। अब कोलराउस नियम देखो, एक जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता हमने अलग से भी पढ़ा है, अलग से भी डिफाइन किया है। तो मोलर जो चालकता है, इस मोलर चालकता का अलग से क्या फॉर्मूला बनता है, K इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन m। अब K है क्या, तो K चालकता है, K क्या है, चालकता है। ठीक है ना, चलो तो लैम्डा m का अपना ये फॉर्मूला बन जाता है, लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में m। ठीक है ना। अब कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग भी हमने पढ़े हैं। तो अनुप्रयोग में आपको ज्यादा याद नहीं रखना, आप 2 तो कम से कम याद रखना है। तो देखो कोलराउस नियम का पहला उपयोग क्या होता है या अनुप्रयोग क्या होता है कि कोलराउस नियम की सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अब हम यहाँ समझा रहे हैं इसको, ठीक है। तो कोलराउस नियम की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। तो अगर हमें किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उससे संबंधित कुछ प्रबल विद्युत अपघट लेने पड़ेंगे। और कुछ में कितने लोगे आप, 3 लोगे। कितने लोगे आप, 3। तो अब फिर क्या करते हो, तो तीनों विद्युत जो प्रबल विद्युत अपघट लिए हैं उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालते हो। ठीक है, आपने 3 प्रबल विद्युत अपघट ले लिए, उनकी तीनों की अनंत तनुता पर क्या निकाल ली, मोलर चालकता निकाल ली। क्लियर है। इतना काम करने के बाद किन्हीं 2 प्रबल विद्युत अपघट की मोलर चालकता को जोड़कर तीसरे को उसमें से घटा दोगे, तीसरे विद्युत अपघट की जो मोलर चालकता है उसको घटा दोगे, है ना। तो आपका जो दुर्बल विद्युत अपघट है उसकी मोलर चालकता निकाल के आ जाएगी। इसका भी न्यूमेरिकल है ना, लेकिन इसका कोई बेसिक अलग से फार्मूला नहीं बनता, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना। तो कोलराउस नियम की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको 3 प्रबल विद्युत अपघट लेने पड़ेंगे, उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर 2 को जोड़कर तीसरे को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपने अगर बेसिक थ्योरी पढ़ी है तो फिर आपको क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो रिवाइज हो रहा है आपका। ठीक है, चलो अब आगे आपका एक वियोजन, कोलराउस नियम के उपयोग हम वियोजन की मात्रा ज्ञात करने भी कर सकते हैं। तो अल्फा जो है, अल्फा जो दिख रहा है वो क्या है, वियोजन की मात्रा है। क्या है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा है। ठीक है, तो अल्फा वियोजन की मात्रा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम सी। यहाँ सी बता रहा है कि जो मोलर, देखो लैम्डा एम तो मोलर चालकता है, लेकिन सी यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता है। ठीक है, फिर लैम्डा एम इंफिनिटी तो लैम्डा एम तो मोलर चालकता है, लेकिन इंफिनिटी ये बता रहा है कि ये चालकता अनंत तनुता पर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब यहाँ पर जो है ना के क्या है, के क्या है, वियोजन स्थिरांक है। के क्या है, जो इसको के अकेला लिख सकते हो। ठीक है, तो के क्या है, वियोजन स्थिरांक है। तो यहां से आपसे वियोजन स्थिरांक के लिए भी आपसे न्यूमेरिकल आ सकता है कि वियोजन स्थिरांक निकालो। तो वियोजन स्थिरांक निकालना है तो सी अल्फा स्क्वायर -1 माइनस अल्फा। अब अल्फा तो आपको पता ही है वियोजन की मात्रा है, तो अलग से आया है सी क्या है, तो सी सांद्रता है। यहाँ पर सी क्या है, सांद्रता, और ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी।
क्वेश्चन में आपको दे के रखी होगी, ठीक है ना। चलो अब ये कोलराउस नियम से संबंधित कुछ थे जो हमारे न्यूमेरिकल के काम में आएंगे। अब कुछ फैराडे के नियम से भी संबंधित हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे आपको पता है फैराडे के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे तो हमें 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे Q बराबर क्या होता है I T, आवेश बराबर क्या होता है धारा इंटू समय होता है। I क्या है धारा, T क्या है समय है और Q क्या है आवेश, तो आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है। ये आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लेकिन एक फॉर्मूला एक और याद रख सकते हैं अपन, Q बराबर NE भी होता है। N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E है आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो Q बराबर NE भी याद रखना और Q बराबर IT, दोनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। चलो अब E क्या है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है भैया, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है, ठीक है ना। चलो अब आगे एक स्टार नोट डाल लेना, उसमें ये याद रखना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कितने आवेश की जरूरत पड़ती है, 1 मोल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कितने आवेश की जरूरत होती है, 1 मोल आवेश की जरूरत होती है। और 1 मोल आवेश कितने के बराबर होता है, 1 फैराड के बराबर होता है। 1 मोल आवेश बराबर 1 फैराड, और 1 फैराड में कितना आवेश होता है, तो 96,500 कूलम मोल इनवर्स। वहां पर हमने 96,487 बताया था, उसको भी कूलम मोल इनवर्स कर लेना, ठीक है। कूलम बताया था केवल उसके पहले अभी, है ना, तो उसको कूलम मोल इनवर्स कर लेना, ठीक है। इसकी मात्रा मोल इनवर्स में होती है क्योंकि अब यहाँ आवेशों की संख्या आ रही है तो यहाँ पर मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कुल आवेश कितना होता है, 1 मोल आवेश। और 1 मोल आवेश किसके बराबर होता है, 1 फैराड के। और 1 फैराड में कितना आवेश होता है, 96,500 कूलम मोल इनवर्स, या 96,487 होता है, उसको ही हम 96,500 लिखते हैं, ये आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आपके जो है ना फॉर्मूले हो गए। इतना आपको पहले कंप्लीट ही करना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल करना है तो। न्यूमेरिकल करना है तो ये चीजें आपकी कंप्लीट होंगी, और ये चीजें कंप्लीट होंगी तो फिर न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं मेरे डियर साथियों न्यूमेरिकल की ओर। चलिए तो डियर साथियों हमारा न्यूमेरिकल हमारे स्क्रीन पर है पहला, और ये है हमारा उदाहरण नंबर 2.1, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल आती है, वही हमें करना है, ठीक है। तो 2.1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित करना है। मतलब ये जो एक नीचे आपको अभिक्रिया दे के रखी है, इससे जो अभिक्रिया है इससे आपको सेल को निरूपित करना है। अब सेल को निरूपित करने का मतलब क्या है वो भी बता रहा हूं। फिर आपको ये अभिक्रिया दे के रखी है, इसमें देखो Ag का जो है ना विभव दे के रखा है 0.001, है ना। और यहाँ फिर Mg2 प्लस का विभव दे के रखा है, कितना देख रहा है 0.130 दे के रखा है ना, ठीक है। फिर आगे बोला है इसके ई सेल का परिकलन कीजिए। मतलब इसके लिए ई सेल, मतलब इसके लिए सेल का विभव ज्ञात करो। ई मतलब क्या होता है, विभव होता है, विभव ज्ञात करो, है ना। और यहाँ पर यदि ई नॉट, ई माइनस नॉट लिखा है, इसका मतलब ई नॉट ही होता है। इसमें ई सेल का जो मान है, ई नॉट सेल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो 3.17 वोल्ट दे के रखा है ना। तो सबसे पहले जो आपको अभिक्रिया दे के रखी है, इस अभिक्रिया को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। इससे हमें क्या करना है, सेल को निरूपित करना है। और भैया सेल को निरूपित करने का मतलब ये होता है, एनोड को लिखो आप एक तरफ और कैथोड को लिखो आप दूसरी तरफ। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसको एक साइड लिखो, और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसको दूसरी साइड लिखो। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। अब सर हम इसमें एनोड को कैसे पहचानेंगे और कैथोड के कैसे पहचानेंगे, कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, दिक्कत हमें सर ये है। तो आप हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझाइए, यहाँ पर हमें आप बताइए। देखो मैंने आपको समझाया होगा जब रिएक्शन अभी के जब मैंने क्या करा थ्योरी पढ़ाई होगी, तो मैंने आपको बताया होगा बेटा एनोड जो है ना, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। और आप लोग को अब ध्यान से, अच्छे से ध्यान से दिमाग में ये चीज बैठा के रख लेना है कि भैया एनोड पर जो है ना हमेशा और हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है सर। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। सर ऑक्सीकरण होता कैसे है, तो बेटा जो ऑक्सीकरण है, इस ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान। ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, कभी ध्यान भूलना मत कि एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान होते हैं। अब कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जैसे मान के चलो यहां पर कोई मेटल है M, कोई मेटल है क्या, M है, ठीक है।
और अगर ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई दान करता है तो इलेक्ट्रॉन दान करने से प्लस आ जाता है। क्या जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन दान करने से क्या आता है, प्लस। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दान होती है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट समझो। तो नेक्स्ट भैया क्या है, कैथोड। क्या है, कैथोड। तो ध्यान रखना, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। और अपचयन में क्या होती है सर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ग्रहण होते हैं। तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली कहानी चल रही है, मतलब अपचयन हो रहा है, और दान करने वाली कहानी चल रही है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब इलेक्ट्रॉन दान, जैसे मान के चलो ये N प्लस है, क्या है, N प्लस। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, मतलब ग्रहण कर लिए जाए, तो इसका जो प्लस है वो हट जाएगा और वो काय में बदल जाएगा, N में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन दान हमेशा एरो के इस तरफ होते हैं, और सॉरी ग्रहण इस तरफ होते हैं, और दान इस तरफ होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए, दान करना मतलब ऑक्सीकरण, और ग्रहण करना मतलब अपचयन, ठीक है ना। ये बात समझ गए। तो हमें पता करना पड़ेगा भैया किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तब जाके हमारी कहानी, तब जाके हमारा काम बनेगा। बनेगा कि नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर जो रिएक्शन लिखी हुई है उसमें देखो, यहां पर ध्यान समझना, उसमें देखो ये लिखा है Mg, लिखा है ना, लिखा है, ठीक है। और Mg यहाँ सॉलिड है, S का मतलब क्या है, सॉलिड है Mg, इसलिए लिखा है, ठीक है ना। और फिर क्या लिखा है भैया, 2Ag, 2Ag, यहाँ पर जो 2Ag लिखा है, क्या लिखा है, 2Ag प्लस लिखा है, क्या लिखा है, प्लस, देखो, है ना। और यहाँ पर जो विभव लिखा है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, और इस तरफ क्या लिखा भैया, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, और यहाँ पर लिखा है Ag, क्या लिखा है, 2Ag लिखा है, क्या लिखा है भैया, 2Ag लिखा है, ये एनोड, ये मिट गया, ठीक है, एनोड, ऐसा Ag लिखा है ना। तो आप हमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो ये रिएक्शन है, मैंने विभव, इसके विभव को भी हटा दिया, इसके विभव को भी हटा दिया, यही लिखा है। अब मुझे आप बताओ बेटा, यहाँ पर देखो Mg को मिलाना Mg से, तो Mg को जब हमने Mg से मिलाया, ये मिलाया, और Ag को हमने जब Ag से मिलाया, ये मिला दिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, यहाँ Mg है और यहाँ Mg2 प्लस है, यहाँ Mg है और यहाँ Mg2 प्लस है। अब Mg से Mg2 प्लस कैसे बना, आप बोलोगे सर यहाँ जीरो कोई आवेश ही नहीं दिख रहा था, यहाँ दो आवेश दिख रहा है, इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। तो जब यहां से जब यहां आया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए भैया, दान हुए, और इलेक्ट्रॉन दान हुए तो मतलब निश्चित है कि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस निश्चित है कि क्या हो रहा है, इस पर ऑक्सीकरण। तो ध्यान रखना, ये ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर। तो ये एनोड वाली अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, एनोड वाली। और यहाँ देखो, ये Ag प्लस से Ag में बदल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, मतलब अपचयन हो रहा है, और अपचयन कैथोड पर होता है, ये कैथोड पर होता है। तो मतलब यहाँ अपचयन हो रहा है, मतलब ये कैथोड वाली अभिक्रिया है, एनोड वाली अभिक्रिया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हम सेल अभिक्रिया लिख लेंगे। अब आगे इससे विभव को, सेल विभव को याद करना है। तो भाई मैंने पिछली स्लाइड में आपको फॉर्मूले बताए थे, और मैंने फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला आपको ये बताया था कि भैया E बराबर E0 माइनस 0.059 n log 10, और यहाँ अपचयित अवस्था, वहां ऑक्सीकृत अवस्था, ये लिखा था, तो वो सही था अपनी जगह। लेकिन भाई उसमें आप अपचयित और ऑक्सीकृत अवस्था भूल जाओगे, हमें आपको पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा अपचयित अवस्था है, कौन सा ऑक्सीकृत अवस्था है। इसीलिए उसका मैंने परमानेंट इलाज ढूंढ दिया है, और उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना, वो फॉर्मूला था, उसको कट के उसकी जगह ये लिख देना। मतलब यहाँ पर एनोड आयन और यहाँ पर कैथोड आयन, मतलब एनोड आयन लिखना है और कैथोड आयन लिखना, बस ये बात है। एनोड का आयन और कैथोड का आयन, बस ये बात है, ये लिखना है अपन, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से अपन करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये वाली सारी बातें समझ गए ना। चलो अब हम इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें क्या करना है भैया, इसको मतलब दी अभिक्रिया का जो सेल है, सेल को निरूपित करना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख रहे हो, इसका आप हल कर रहे हो, ठीक है। चलो ये जो अभिक्रिया है, इसको देखो इधर, दी गई अभिक्रिया के सेल, दी गई अभिक्रिया के सेल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। दी गई अभिक्रिया के सेल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा अच्छे से लिख दिया, ठीक है।
दी गई अभिक्रिया के सेल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ध्यान समझो। देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई आपको अभिक्रिया दी है और उससे बोला है कि सेल का निर्माण करो, सेल को निरूपित करो, तो मैंने क्या बोला, पहले एनोड वाली अभिक्रिया लिख दो और फिर कैथोड वाली अभिक्रिया लिख दो। यही बोला ना, पहले एनोड वाली और फिर कैथोड वाली, यही बोला ना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात बेटा। अगर हमें एनोड वाली रिएक्शन लिखना है तो हमें पता है एनोड वाली ये रिएक्शन है, ये वाली एनोड वाली रिएक्शन है। तो पहले किसको लिख दो आप, Mg को लिख दो, है ना। किसको लिख दो, Mg को लिख दो। अब Mg से कौन बन रहा है, Mg2 प्लस बन रहा है। Mg से कौन बन रहा है, Mg2 प्लस बन रहा है। ठीक है, मतलब हमें इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी है ना। तो Mg से क्या बन रहा है, Mg2 प्लस, तो Mg से Mg2 प्लस बन रहा है, तो प्लस नहीं लगाना, प्लस की जगह आपको क्या लगाना, एक ऐसा डंडा लगाना। समझ रहे हो आप, मैंने क्या बोला, प्लस की जगह आपको क्या लगाना, प्लस नहीं लगाना, प्लस की जगह आपको क्या लगाना है, एक डंडा लगाना है। और Mg से क्या बना, Mg2 प्लस बना, तो ये लिखा आपने Mg2 प्लस, ऐसा। फिर आप एरो लगाते हो, तो आपको एरो नहीं लगाना, एरो की जगह आप क्या लगाओगे, दो डंडे लगाओगे। एरो की जगह कितने डंडे, दो डंडे। तो ध्यान रखना, एरो का मतलब कितने डंडे होते हैं, दो डंडे होते हैं। क्लियर है बात। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर देखो इसका विभव दिया है, तो चाहो तो आप यहाँ ब्रैकेट में विभव लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। चलो अब ये एनोड वाली अभिक्रिया हुई, अब कैथोड वाली। तो कैथोड वाली में क्या है, तो भैया 2Ag प्लस है, 2Ag प्लस है। फिर हम क्या लगाते हैं, प्लस, तो प्लस नहीं लगाना, प्लस की जगह हमें एक डंडा लगाना है, ये वाला डंडा। ठीक है ना। और फिर क्या लगाना है, इस Ag प्लस से क्या बना, ये Ag बना, तो ये हमने लिख दिया 2Ag। क्या लिख दिया हमने, 2Ag। ये आपकी सेल अभिक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। और इस Ag की जगह इसका जो विभव है वो आप लिख सकते हो, इसमें जो विभव दिया है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दी गई अभिक्रिया के सेल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहले आपको एनोड वाली रिएक्शन लिखना है, फिर प्लस आपको कैथोड वाली लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डंडे का मतलब क्या होता है, प्लस, और दो डंडे का मतलब क्या होता है, एरो। दो डंडे का मतलब क्या होता है, एरो। अगर मैं वास्तव में इसका अभिक्रिया को लिखूं, देखो ऐसी लिखाएगी, Mg, है ना, Mg2 प्लस एरो 2Ag, है ना, और प्लस और 2Ag, ऐसा लिखाएगा। तो ऐसी नहीं लिखनी है अपन को, ठीक है, ऐसी लिखनी है। क्लियर है बात। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। तो दी गई अभिक्रिया के सेल को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। उसने बोला ना सेल को, तो हमने सेल को लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका सेल का विभव ज्ञात करना है। अब सेल का हमें क्या ज्ञात करना है भैया, विभव ज्ञात करना है। तो सेल का अगर विभव ज्ञात करना है, तो सेल के विभव के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो सेल विभव के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। क्लियर है। ठीक है, चलो तो इसको हम सॉल्व कराते हैं यहाँ पर, यहाँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हमें इस अभिक्रिया के लिए सेल विभव निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला हमारा सेल विभव के लिए, है ना, E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n, और ये आपका क्या है, लॉग, है ना। और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्या लेना है भैया, एनोड आयन लेना है, शॉर्ट में लिख दिया। और यहाँ पर आपको कैथोड आयन लेना है, शॉर्ट पे लिख दिया। ठीक है ना। चलो अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो भैया देखो, ये तो आपका E है, क्या है E। अब देखो E नोट का वैल्यू यहाँ पर देके रखा है 3.17। देखो आप E नोट का वैल्यू देकर रखा है, तो E नोट की जगह आप रख दो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन n। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप मुझे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण हो रहे हैं। तो देखो जैसे Mg से Mg2 प्लस बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही दान किए इसने। और इधर भी देखो, अब जब 2Ag है और Ag बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए। देखो अकेला Ag होता तो 1 करता, लेकिन 2 लगे हैं तो 2, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण हो रहे हैं, तो n का मान कितना है, तो 2। ठीक है ना। चलो फिर क्या है, ये log 10। अब यहाँ पर देखो एनोड आयन। अब देखो एनोड क्या था, ये था एनोड, ये एनोड यही था ना, ये एनोड ये था और ये कैथोड है। देखो ये वाला है एनोड और ये वाला है कैथोड। तो एनोड का आयन देखना है, तो एनोड का आयन क्या है, Mg2 प्लस है। तो ऊपर क्या लिख दो भैया, Mg2 प्लस। ठीक है। और अब यहाँ पर भैया देखो कैथोड आयन, और कैथोड आयन क्या है भैया, Ag प्लस है। क्या है, Ag प्लस है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, Ag प्लस। लेकिन देखो Ag के आगे कितना लगा है, 2। तो भैया जो भी संख्या होती है उस संख्या को अपन घात में लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं, घात में। तो इसकी संख्या 2 है, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो देखो 3 ये आपका 17 है, और ये आपका 0.059 अपॉन में कितना है, 2 है।
और ये आपका log 10। अब देखो mg2 प्लस का विभव कितना देख रखा है क्वेश्चन में, देखो mg2 प्लस का विभव कितना देख रखा है भैया, 0.130 रखा है, तो आप यहाँ पर लिख दो 0.130, इसका विभव देख रखा है, ये लिख दिया, ठीक है। अब Ag प्लस का विभव देखो कितना रखा है, तो Ag प्लस का विभव 0.0001, 3 जीरो है ना, देख लो आप अच्छे से चेक करो, 3 जीरो है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो देखो 3 पॉइंट आपका ये 17 है ना, और ये 0.059 है, अपॉन में क्या है 2 है, और ये आपका log 10। अब यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव है, तो कितने जीरो आएंगे 4, तो 10 की घात 4 लगा दूं, है ना। और ये आपका जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की घात 4 आ गया। अब मुझे बताओ 10 की घात जब 4 बाहर आएगा, तो देखो 10 की घात 4 जब बाहर आएगा तो ऊपर होल स्क्वायर है, तो 10 की घात 4 बाहर आ जाएगा तो इस पे 2 की घात लग जाएगी, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, तो भैया 10 की घात जब 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और 10 की घात 8 मतलब ये 10 की घात 8 बना है, ये 10 की घात कितना है भैया 8 बना है, एक सेकेंड, है ना। तो ये आपका कितना है भैया, ये आपका है 0.130 है, ठीक है। और ये कितना है 1, कितना है 1, अब इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और जब ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो 10 की घात कितना आएगा 8, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहाँ जाता है ऊपर, कहाँ जाता है भैया ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, 10 की घात ये ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ये ऊपर चला जाएगा तो देखो ये 3.17 है ना, और ये 0.059 अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है। और ये लॉग आपका कितना है 10 है, ठीक है, लॉग कितना है भैया 10 है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आपका 0.130 इंटू 10 की घात कितना आ गया 8, और अपॉन में कितना है 1 है, और देखो इसके दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो जाएंगे 3, 1 2 3 जाएंगे ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, इन 2 जीरो से ये काट दो, तो ये 6 बचा, कितना बचा 6 बचा, तो ये आपका 13 इंटू 10 की घात 6 आ गया, 13 इंटू 10 की घात कितना आ गया भैया 6 आ गया। तो भैया ये जो बुकों में वैल्यू होती है ना वो तो डायरेक्ट दी रहती है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको हम बता दें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि सॉल्व तो आपको करना है, ठीक है। तो 13 इंटू 10 की घात 6 आ गया। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं इनको हम हटा रहे हैं, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, है ना। तो ये अपना क्या बचा 13 इंटू 10 की घात 6 बचा, 13 इंटू 10 की घात 6 बचा है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखो भाई, ये हमारा क्या निकल रहा है ई निकल रहा है, और ई बराबर कितना है 3.17 है, माइनस आपका 0.059 है, अपॉन में कितना है 2 है, और ये आपका कितना बचा भैया log 10, और यहाँ 13 इंटू 10 की घात 6, तो ये लिख दिया हमने 13 इंटू 10 की घात कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब ये चीज गुणा में है, तो गुणा में है तो आपको पता है गुणा का लिए लॉग का एक नियम होता है m इंटू एन में क्या होता है भैया log m प्लस log n, ऐसा लिख देते हैं कि नहीं लिख देते, तो इसको हम लॉग का नियम लगाएंगे तो 13 अलग लिख देंगे, 10 की घात 6 अलग लिख देंगे, ठीक है ना। चलो तो देखो ये e बराबर क्या आ गया भैया 3.17 माइनस 0.059 अपॉन में 2, है ना। अब एक ब्रैकेट लगाएंगे अपन, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो ये गुणा में है तो ये लिख देंगे अपन, है ना। तो ये हो जाएगा आपका log 13 प्लस log 10 की घात कितना हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि गुणा में है तो इसको प्लस में लिखा सकता है ना, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ही सॉल्व करेंगे। अब देखो log 13 हमें पता ही नहीं है क्या होता है, तो लेकिन हमें पता है भाई, देखो थोड़ा बहुत कुछ तो हमें पता ही है, देखो इतना सारा नहीं पता तो, लेकिन ये वैल्यूज तो हमें पता है भैया। कौन सी वैल्यू, देखो इधर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो आपको पता है, देखो log 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, आपको पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है ना, ठीक है ना। तो और आगे देखें तो log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.414 होती है ना, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6021, ये होती है कि नहीं होती,
होती है आप बोलोगे, है ना, होती है ना, ठीक है। तो देखो ये कितना है भैया 13 है, और log 13 की वैल्यू हमें पता नहीं है, log 13 की हमें कोई वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें पता है log 4 की वैल्यू पता है, log 4 की वैल्यू हमें पता है, लेकिन log 13 की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप हमें इतना सिर्फ बताइए log 4 की वैल्यू इतनी है ना, और ये लगभग 13 जो है 4 का कितना गुना है, 4 का लगभग 3 गुना है, 4 का लगभग कितना गुना है, 3 गुना है ना, क्योंकि 4 तिया 12 और 1 13, तो इसका जो वैल्यू है इसकी भी आप 3 गुनी वैल्यू कर दो, तो 3 गुनी करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 0.6 है ना, तो 6 तिया 18, तो जब ये वैल्यू 3 गुनी होगी, तो जब ये वैल्यू 3 गुनी होगी तो देखो ये 0.059 अपॉन में कितना है 2 है, और जब ये वैल्यू 3 गुनी होगी तो ये वैल्यू लगभग 1.8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1.8 आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है ना। अब प्लस, अब ये log 6 है तो 6 आगे चला जाएगा, चला गया, और ये कितना बचा अपना log 10 बचा, log 10 10, और log 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1, तो डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखो 6 आगे चला जाएगा, log 10 10 बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब ये 6 आएगा, तो ये लगभग कितना आ गया 7.8 आ गया, ठीक है ना। तो ये देखो 3.17 और 0.059 अपॉन में कितना है 2, और इनको जोड़ दो तो कितना हो गया 7.8 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, 3.9 आ गया। अब जो 0.059 है इसमें 3.9 का आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.17 है, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग ये आपका आ जाएगा भैया 0.21 आ जाएगा, 0 कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 21, और 3.17 में से 0.21 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये लगभग आएगा आपका 2.96 वोल्ट आएगा, और यही आपका ई का मान है। देखो बुक में आपको कितना छोटा सा दिया है, बुक में आपको इतना छोटा सा दिया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये इतना बड़ा भी हो सकता है। देखो ये इसका पूरा टोटल कैलकुलेशन ये है, टोटल कैलकुलेशन ये है, और बुक में देखो इतना सा छोटा, कितनी स्टेप खा गए, तो इसलिए हमें बुक में समझ में नहीं आता, और हम बुक का जैसा कर देते तो फिर आपको भी समझ में नहीं आता, तो हमें तो यार पूरा कराना था, हमें तो आपको पूरा समझाना होगा, क्योंकि है ना हम तो समझा रहे हैं ना, ठीक है ना। चलो तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन जो है ना आप कैसे आया है कैसे करना है वो आप कर पाओगे, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बात होगी, और अगला हमारा क्वेश्चन है 2.2 उदाहरण। चलो तो भैया हमारा उदाहरण नंबर 2.2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए, मतलब ये आपको एक अभिक्रिया देके रखी है, इसमें आपको साम्य स्थिरांक परिकलित करना है, ठीक है ना, साम्य स्थिरांक क्या करना है परिकलित, ठीक है ना। चलो देखो, और यहाँ पर देखो ई सेल दिया है आपको 0.46 वोल्ट, मतलब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 0.46 वोल्ट दिया है ना, साम्य स्थिरांक आपको परिकलित करना है। तो भाई मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साम्य स्थिरांक के लिए, तो यहाँ लिख देना हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। तो भैया हम क्या जानते हैं, तो भैया हम ये जानते हैं कि अगर हमें साम्य स्थिरांक परिकलित करना है तो ई नॉट बराबर हम क्या लगाते हैं 0.059 अपॉन एम, 0.059 अपॉन एम, और ये आपका लॉग केसी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर केसी साम्य स्थिरांक होता है, हमें केसी निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ई सेल की वैल्यू आपको दे के रखी है कितनी 0.46 दे के रखी है, और एन क्या है इलेक्ट्रॉन संख्या, तो आप बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण हो रहा है, तो देखो यहाँ Cu से Cu2 प्लस बना, और Ag प्लस 2Ag प्लस Ag बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण हो रहे हैं, तो एन का मान तो 2 रख दिया जाएगा, और E की वैल्यू भी रख दी जाएगी। तो देखो यहाँ पर E की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है 0.46, तो E की वैल्यू रख दो 0.46 रख दो, ठीक है। अब 0.059 अपॉन में कितना है n, और n का मान कितना है 2 है, n का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब log केसी हमें निकालना है, log केसी हमें क्या करना है निकालना है, देखते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो 2 है, अब ये 2 इधर जाएगा, अब जब ये 2 इधर जाएगा, अब ये जब 2 इधर जाएगा, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब ये 2 इधर जाएगा, हमें देखो log केसी की वैल्यू निकालनी है, हमें log केसी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें log केसी चाहिए, तो 2 को ले जाओ इधर, और ये जो है इसको ले जाओ नीचे, तो जब ये इधर जाएगा तो ये 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 0.92 हो जाएगा, और ये बटे में चला जाएगा तो 0.05
0.059 और बराबर हमारा क्या बचा, लॉग केसी बचा, लॉग केसी बचा। अब हमें लॉग केसी में भी किसकी वैल्यू चाहिए भैया, सी की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सॉरी केसी की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए भैया, केसी की चाहिए, ठीक है ना। तो भाई अपन क्या करना है, इसको काटना पीटना है, इसको काटना पीटना है, तो इसको काटो पीटो पहले। तो देखो ये लॉग केसी बराबर, देखो अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे, चलो एक सेकंड इधर करते हैं हम इसको, 0.92 है और ये अपना क्या है 0.059 है, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो जाएंगे, इसका हटाएंगे 2 अंक पहले था तो 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 920 है और ये 59 है, ठीक है। ये 920 है और ये कितना है 59 है, ठीक है। तो 59 लगभग 60 है ना। तो 60 से हम लगाएंगे भाग तो 59 एकम 59 एक बार जाएगा, एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो ये 920 है और ये कितना है 59 है, ठीक है। तो एक बार जाएगा, ये 59 आ गया है ना। अब 12 में से 9 गए, कितने बचे 3 बचे, यहाँ 8 8 में से 5 गए 3, ठीक है। ये आपका 330 हो गया। तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, अब पॉइंट लगा के जीरो आएगा, बिना पॉइंट के जीरो मिलेगा नहीं, तो लगभग ये आपका 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, लगभग आप नो 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 920 है ना, 330 है, 20 है ना, पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो लगभग ये 5 बार जाएगा। तो 5 बार में कितना हो जाएगा, 5 नाम 45 की, 5 हासिल आए 4, 5 पचम 25 और 25 और 4 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 295, ठीक है ना। तो ये आपका 5 बचा और ये 12 में से 9 गए 3, तो मतलब ये 35 बचा। और फिर अगर आपको लगाना है तो 0 और फिर आपको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये 330 है, अब लगभग 6 बार चला जाएगा। तो ये कितना आ गया भैया 15.6 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 15.6 आ गया लगभग, जब हम इसने भाग लगाया। तो ये आपका भैया लॉग जो आपका केसी है, लॉग छोटा सा सी बनाना, ये कितना आ गया 15.6। अब भैया हमें लॉग हटाना है, लॉग हमें हटाना है। तो अगर हमें लॉग हटाना है और इस वैल्यू को लिखना है, देखो तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर हमें केसी हटाना है तो लॉग को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, हमें केसी अकेला चाहिए ना, लॉग नहीं चाहिए। तो जब लॉग इधर जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग इनवर्स, लॉग इनवर्स बन जाएगा। और लॉग इनवर्स ये कितना है भैया, ये आपका 15.6 है। तो इनवर्स में 15.6 को कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से समझ लो भाई, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, ये जो पूरी वैल्यू होती है, क्या होता है, एक पूरी वैल्यू, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो लॉग इनवर्स, इसको 15 प्लस 0.6 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब हमें ये बताइए, अगर इसको देखो सॉल्व करने का तरीका है, इसको क्या करते हैं, इसमें जो पूरा संख्या होता है उस पूरी संख्या को इसको सॉल्व करना है, तो पूरी संख्या को तो 10 की घात में लिख देते हैं। जैसे पूरी संख्या कितनी है 15 है, तो 15 को 10 की घात में लिख देंगे। अब मुझे बताओ 0.6 किसकी वैल्यू होती है। तो आपने देखो मैंने अभी बताया है कि लॉग जो 4 होता है उसकी वैल्यू 0.6020 होती है। तो देखो 0.6 किस में आया, किस में आया, 4 में आया कि नहीं आया, आया। तो ये 0.6 है, लगभग किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। लेकिन देखो 6020 होती है और ये केवल 0.6 है और ये हमारे 6020 होती है ना। तो ये लगभग कितना आना चाहिए आपको, 4 आना चाहिए। देखो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है ना, प्लस में लिखा होता है तो गुणा में लिखते हैं, है ना। तो ये जो पूरी संख्या होती है उसको तो 10 की घात में लिखते हैं और ये जो वैल्यू होती है वो आपको लॉग में लिखी जाती है। तो लॉग में देखी जाती है किसकी वैल्यू है, तो हमने देखा कि 0.6 लगभग किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, तो हमने लिख दिया ये 4। तो 4 × 10 की घात कितना आ गया, 15 आ गया। यही हमारा केसी का मान है, मात्रा कोई इसमें है नहीं है। बट अगर सही आंसर देखें तो ये 0.6 है और 0.6020 है, तो मतलब 4 से थोड़ा सा कम 3.9 अगर आप लिख दोगे तो वो भी बेस्ट होगा। ये आपका 100% शुद्ध है। और अगर ये आंसर लिखना है तो आपको लगभग में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लगभग ये, ठीक है। हाँ तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हैंडल करना, ऐसे ही सॉल्व करना भाई आपको आंसर को, ठीक है ना। इसमें देखो कोई आपको इनवर्स वाला जो है ना लॉग आपको सिखाया ही नहीं गया, और जब नहीं सिखाया गया तो आंसर आपका ये सही माना जाता है, ये वाला सही, ठीक है ना। और इसको देखना तो ये 0.6 है, ये थोड़ी सी ज्यादा है, तो अब यहाँ वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि छोटा है तो छोटा है
और ये log 4 की वैल्यू ये होती है, तो थोड़ा सा कम कर देंगे तो 3.9 आ जाएगा, ये लगभग 4 ही है ना। तो लगभग में आंसर आपका सही हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, अब बोलोगे सर आप बहुत कठिन है, कैसे हम करेंगे? भाई न्यूमेरिकल तो कठिन होते ही हैं, है ना। न्यूमेरिकल से ही तो नंबर हमारे कटते हैं, और आपको वो 2 नंबर गंवाना है तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा न्यूमेरिकल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और न्यूमेरिकल तो भाई कठिन होते ही हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई न्यूमेरिकल कठिन क्यों है सर, इतने कठिन। तो भाई मैंने तो बनाए नहीं, आप हैं तो आपके ही सिलेबस में, हैं तो आपकी बुक में, तो करना तो आप ही को है ना, मैं तो बस सॉल्व करा रहा हूँ उसको, ठीक है ना। चलो उदाहरण नंबर 2.3 देखिए। उदाहरण नंबर 2.3 है डैनियल सेल के लिए मानक सेल विभव। एक कोई डैनियल सेल है ना, उसके लिए जो मानक सेल विभव है वो कितना आपका 1.1 वोल्ट है। 1 पॉइंट कितना वोल्ट है भैया, 1 वोल्ट है, ठीक है। और मानक सेल विभव है, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कर कीजिए। मतलब ये एक अभिक्रिया आपको दे के रखे है, इस अभिक्रिया के लिए आपको गिब्स ऊर्जा का, है ना, गिब्स ऊर्जा निकालनी है ना। तो आपको मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, आप यहाँ लिख देना, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। और गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला होता है भैया डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, एन एफ ई नॉट, ये होता है ना, ठीक है। अब n क्या है? तो भैया n तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो आप देख लीजिए इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण हो रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 हो रहे हैं, तो ये माइनस, देखो माइनस क्यों करते हो, n का मान कितना आ गया 2। अब f क्या होता है? तो f तो फैराडे नियतांक होता है, जो होता है 96,500 होता है, 96,500 होता है, ठीक। अब E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, और E की वैल्यू कितनी देखिए, देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू कितनी है 1.1, 1 पॉइंट कितनी है 1 है। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई या फिर इसका इसमें पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस ये बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके इसमें करेंगे तो भैया 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल आई 1, 9 दूनी 18 1 19, है ना, और ये 2 जीरो आपकी, ठीक है, ये माइनस, और फिर आपका ये 1.1 है, 1 पॉइंट कितना है 1 है। तो अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 193 और ये 3 जीरो हैं, ठीक है ना। तो इसका अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे किसमें करेंगे भैया 1.1 में करेंगे, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका 1 का कर लो तो 0 0 0, फिर 3 9 1, फिर इसका करेंगे तो 0 0 0, फिर 3 9 1, ऐसा आ जाएगा, है ना, गुणा कर दिया। अब ये 0 ये 0 ये 0 और ये 3 और 9 3 कितने होते हैं 12, 12 की कितनी हो गई 2 हो गई, 12 की कितनी हो गई 2 हासिल आई 1, फिर आपका 9 और 1 10 और 1 11 की 1, ठीक है, हासिल आई 1 और ये आपका, ठीक है। तो आपका कितने अंक पहले दशमलव लगाना है भैया, 1 अंक पहले दशमलव लगाना है। कितने अंक पहले लगाना है 1 अंक पहले लगाना है, ठीक है। तो ये जो लगभग आ जाएगा 1 अंक पहले ये आ जाएगा, ठीक है, पहले दशमलव लगाना है तो मतलब ये आ जाएगा, मतलब ये आपका जो टोटल है ना सॉल्व होगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये 212 और ये लगभग आपका आ जाएगा 300, है ना। और ये ऊर्जा है, क्या है ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो भैया ये होगा जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। ये आपका सही आंसर है, बस इतना ही आपको इसको सॉल्व करना था, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना था, ठीक है ना। लेकिन अगर यही आंसर 96,487 से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए आप यहाँ पर अंत में लगभग जरूर लिख देना, लगभग जरूर लिख देना हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट आंसर तो आता नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, और केमिस्ट्री में ये आंसर सही माने जाते हैं, ठीक है ना। चलो, और 96,487 से करोगे तो फिर बुक के अनुसार आपका थोड़ा सा डिफरेंस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा 2.3 हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। चलो, तो मेरे डियर साथियों अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, pH 10 के लिए, मतलब pH वैल्यू आपको 10 लेके रखिए, और pH 10 के लिए विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिचलन करना है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ये भी मानक जो आपका नैनो समीकरण है उसी की हेल्प से होगा, है ना। लेकिन उसके लिए पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो देखो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम करेगा तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा भैया H+ आएगा,
क्या आएगा भैया, H+ आएगा। और जब हाइड्रोजन पर H+ आएगा तो और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो भैया ये H2 में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, H2 में। लेकिन अब यहाँ एक H है, यहाँ 2 H है, इसलिए बैलेंस करने के लिए 1/2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए पहले हाइड्रोजन की एक अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी जो ये है, ठीक है ना। चलो अब आगे इस पर नैनस्ट समीकरण लगाएंगे अगर इस अभिक्रिया पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नैनस्ट समीकरण से। अब नैनस्ट समीकरण से क्या होता है, तो भैया नैनस्ट समीकरण क्या होता है, E इज इक्वल टू E नॉट, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन में क्या होता है n, और ये अपना होता है log 10, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिखते हैं भैया, है ना, यहां पर हम क्या लिखते हैं, तो देखो अगर एक सेकंड यहां पर हम अपचयित अवस्था लिखते हैं, नीचे हम ऑक्सीकृत अवस्था, या फिर ऊपर हम एनोड आयन लिखते हैं और नीचे हम कैथोड आयन लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक ही आयन है, और जब एक ही आयन हुआ करे तो वो ऊपर वाला, देखो ऊपर क्या है H2, देखो यहां पर आपको देखो 2 आयन तो देके ही नहीं रखे, ना एनोड आयन है ना कैथोड आयन है, एक ही आयन दिया, अब वो कौन सा है, एनोड है कैथोड है। पहली बात तो हमें ये पहचानने में दिक्कत हो रही है ना। और दूसरी बात हम अपचयित और ऑक्सीकृत अवस्था नहीं पहचान पा रहे, तो किसका भैया अपचयन हो रहा है, किसका आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसमें दिक्कत हो रही है। तो बेटा जब कोई एक आयन रेखा हुआ करे तो जो आयन होता है ऊपर एक लिख लिया करो, है ना, क्योंकि ऊपर आपका क्या आते हैं अपचयित अवस्था, और अपचयित अवस्था देखो, जब अपचयित अवस्था के अगर बारे में समझाऊं तो देखो H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें अपचयित हो जा रहा है कि नहीं अपचयित, तो H+ किसमें अपचयित हो रहा है, H2 में हो रहा है। तो ऊपर अपचयित अवस्था आती है तो ऊपर क्या आएगा आपका H2 आएगा, क्या आएगा H2 आएगा, और नीचे क्या आएगा भैया, तो नीचे क्या आएगा आपका H+, ऑक्सीकृत अवस्था आ रही है ना। तो जब ये इसमें अपचयित हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन इसमें हो रहा है, तो अब इसका ऑक्सीकरण इसमें हो रहा होगा, तो ये ऑक्सीकृत अवस्था है और ये अपचयित अवस्था है, ठीक है। अब भैया यहाँ पर ये सांद्रता होती है, और गैस की सांद्रता कितनी होती है, 1, गैस की सांद्रता कितनी होती है 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी रख दी जाती है 1। तो अगर इसके लिए नैनस्ट समीकरण लगाएं तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, आगे देखोगे भाई तो ये E और ये आपका क्या है E नॉट, है ना, माइनस 0.059, और N कितना है, तो देखो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, एक ही किया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी रख दी जाएगी 1, ठीक है। और ये आपका log 10 और ये 1, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है 10 है, कितनी है 10। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब देखो सांद्रता, देखो यहाँ पर सांद्रता स्पष्ट नहीं है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी है, बस यहाँ दिया है pH का मान 10, और भैया pH 10 जो है ना वो कब आता है, जब हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता हो वो 10 की घात -10 हो। तो ध्यान रखना, कभी pH का मान 8 दिया है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात कितनी होगी, -8 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माइनस में होती है, तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी उतनी घात आप माइनस में लगा देंगे 10 के ऊपर, ठीक है ना। चलो तो भैया यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है नहीं पता, pH मान कितना दिया है 10, अब pH कितना दिया है 10 दिया है, मतलब हाइड्रोजन आयन जो है इसकी सांद्रता वो आपको कितनी देकर रखी है 10 की घात -10, तो 10 की घात -10 हम रख देंगे इस पे, ठीक है ना। चलो अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो अब यहाँ पर E नॉट कितना रखोगे, तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बात कौन पे हो रही है भैया हमारी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है 0 होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो विभव है वो कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0, तो ये तो आपका E, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए विभव 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया, और ये आपका क्या है 0.059, और 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा log 10 की घात 10 हो जाएगा, log 10 की घात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, देखो बेस कितना है इसका 10, अब ये तो 10 है वो आगे चला जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा, ये तो -0 कोई मतलब नहीं है, 0.059 इंटू ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और ये 10 आगे चला गया, और ये आपका log 10 और ये 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.59
0.59 आ जाएगा, क्योंकि जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इस तरफ खिसक जाएगा, तो जब 0.1 अंक खिसक के इधर आ जाएगा तो 0.59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 0.59 आ जाएगा। और यही आपका आंसर है, और आंसर ये हमारा बोल्ट में होगा, क्योंकि विभव है तो बोल्ट में होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 2.5 है ना, पाइटनेहित में ही है। और देखो ये कह रहा है एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए। ईएमएफ मतलब आपका जो विद्युत वाहक बल है उसकी परिकलन करना है, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है और ई सेल 1.05 वोल्ट है। देखो और ये आपके लिए एक सेल देख रखा है। तो देखो ये क्वेश्चन जो मैंने करा चुका हूं, मैं एक क्वेश्चन देखो इस जैसा ही क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूं ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस वहां पर क्या था? mg था, और यहाँ पर क्या है? ni है ना। तो ni है, वहां पर mg था, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके लिए विभव आपको दे के ही रखे है ना। तो सिल्वर के लिए 0.002 देख रखा है, और इसके लिए दिया है 0.160। तो ये सॉल्व आपको करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये करवा चुका हूं, ठीक है ना। चलो अब ऐसा ही देखो, ऐसा ही एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया है। अब इसमें गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक का परिकलन करना है। गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक का जो है ना परिकलन करना है। तो ये 2.6 जो क्वेश्चन है ये भी करोगे, क्योंकि मैं गिब्स ऊर्जा भी बता चुका हूं और साम्य स्थिरांक को भी बता चुका हूं कैसे निकालना है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। 2.5 और 2.6 आपको करना है, ठीक है मेरे डियर साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये अगला क्वेश्चन है हमारा पाठ्यनिहित प्रश्न में 2.9 है ना, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 0.025 मोल लीटर इनवर्स मैथेनोइक अम्ल की चालकता। एक मैथेनोइक अम्ल है। मैथेनोइक अम्ल क्या होता है भाई? मैथेनोइक अम्ल होता है HCOOH, ये होता है। मैथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। मतलब वियोजन की मात्रा अल्फा और वियोजन स्थिरांक मतलब के, दोनों ज्ञात करना है। जबकि आपको लैम्डा जो है ना H+ के लिए जो चालकता ये दी है, और लैम्डा HCOO- के लिए ये दी है, ठीक है ना। चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन में जो जो देख के रखा है उसको आप लिख लो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम लिख देंगे भैया, दिया है, ठीक है ना। चलो दिया है लैम्डा H+ इंफिनिटी, लैम्डा H+ इंफिनिटी की वैल्यू आपको देखो कितनी देख रखी है भैया? 349.6, 349.6। अब सीमेंस देख रखा है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये देख रखा है। फिर और HCOO- के लिए दिया है, तो लैम्डा HCOO- इंफिनिटी के लिए आपको दे के रखा है, और वो कितना दे के रखा है भैया? 54.6, ये केवल इतना दे के रखा है। इसका भी मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ये दे के रखा है, ठीक है ना। ये तो आपको आयनिक चालकताएं दी हैं। अब इसके अलावा आपको सांद्रता भी दे के रखी है। तो सांद्रता C बराबर आपको कितने दे के रखी है भैया? 0.025, ठीक है ना। अब मोल लीटर इनवर्स ये दे के रखी है। इसके बाद देखो इस सांद्रता पर जो मोलर चालकता है वो आपको 46.1 दी है। मतलब ये जो सांद्रता है इस पर मोलर चालकता आपको कितनी दी है भैया? देखो मैथेनोइक अम्ल की चालकता, और मैथेनोइक अम्ल की चालकता और ये जो चालकता है वो मोलर चालकता है। कौन सी सांद्रता पर? 0.025 पर, है ना। तो ये जो आपको दिया है ये लैम्डा MC की वैल्यू दे के रखी है। कितनी दे के रखी है भैया? 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, मोल इनवर्स। ये आपको इतना सब क्वेश्चन में दे के रखा है ना। अब हमें क्या करना है? दो क्वेश्चन हमारे हैं, एक तो वियोजन की मात्रा निकालना है और एक आपको क्या निकालना है? आपको वियोजन स्थिरांक की गणना करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यार अगर हम वियोजन की मात्रा निकालें, क्या निकालें? वियोजन की मात्रा, तो यहां पर लिख देना आप, ठीक है, वियोजन की मात्रा। तो भाई वियोजन की मात्रा क्या होता है? वियोजन की मात्रा होता है हमारा अल्फा बराबर लैम्डा MC अपॉन
लैम्डा एम इन्फिनिटी। अब देखो लैम्डा एम सी तो आपको ये दे के रखा है, लेकिन लैम्डा एम इन्फिनिटी कहाँ दिया, नहीं दिया ना। तो भैया आपको ये जो आयनिक चालकताएं दी हैं, ये जो आयनिक चालकताएं दी हैं, इनकी हेल्प से पहले आप लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालो। तो आपको पता है कोलरास नियम, आपको पता है कोलरास नियम के अनुसार हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल लेते हैं। और ये क्या होती है, तो ये क्या होती है, आयनिक चालकताओं का योग होती है, मतलब लैम्डा एच प्लस इन्फिनिटी और जो लैम्डा माइनस लैम्डा एच सी डबल ओ माइनस इन्फिनिटी। अगर इन दोनों की चालकताओं को जोड़ दें तो ये हमारा लैम्डा एम इन्फिनिटी आ जाएगा। किसके लिए, मेथेनोइक अम्ल के लिए। किसके लिए, मेथेनोइक अम्ल के लिए। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था HCOOH, इसके लिए ये आ जाएगा। क्लियर है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये कितना है भैया 349.5 है और ये आपका कितना है भैया 54.6 ये है। इनको जोड़ लो आप, है ना। तो 6 5 11 की 1 आ गई, हासिल आई 1, ठीक है। और 5 और 9 9 5 सॉरी 4 है ना। तो 9 4 13 और 1 हासिल का आया था वो 14 14 की 4 हासिल आई 1, 5 और 4 9 और 1 10 है ना। 5 4 9 1 10 की 0 हासिल आई 1, ठीक है। ये 3 बचा और ये हो गई 4। तो एक अंक पहले दशमलव लगाना है, तो ये आपका आ गया भैया 404.1 404.1 आ गया है, जो आपका लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान है इसके लिए। क्लियर है। अब इसका मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये भी आ गया है और हम वियोजन की मात्रा अब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना अब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी दे के रखी है भैया, ये दे के रखी है 46.1 और ये कितनी वैल्यू दे के रखी है भैया 404.1 है ना। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये हमारा 461 बचेगा और ये 4041 बचेगा, ठीक है ना। बचेगा कि नहीं। अब हमें 461 में भैया भाग लगाना है 4041 से, तो भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा के आप कितना बढ़ा दो 0, नो 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 नो, हाँ 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 400 देखो ये 4041 है और ये 4610 है, तो लगभग आपका एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4041, ठीक है ना। अब 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेंगे, यहाँ तो आपका 0 ही बचा, ये 10 में से 4 जाएंगे 6, ठीक है। इधर 5 है, ठीक है। तो ये 569 बचा। अब भाग चला जाएगा, बोलो चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो दशमलव तो पहले ही लग गया है, अब 0 फ्री मिल जाएगी, तो अब भी भाग कितनी बार जाएगा, लगभग एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो अपने दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, छोड़ दो, बस खत्म करो। तो ये 0.11 आ चुका है। कितना आ गया भैया, ये आपका आ गया है 0.11। ये जो है 0.11 है वो आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है भैया, अल्फा की वैल्यू आ गई है। और ज्यादा सॉल्व करोगे तो यहाँ बस 4 आएगा और कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी आपको नहीं करना है, दशमलव के बाद 2 अंक मिल गए, आपका काम हो गया, इससे ज्यादा आपको नहीं करना, ठीक है ना। चलो अब ये आ गया है, देखो ये तो आपका क्या आया है भाई, वियोजन स्थिरांक, सॉरी वियोजन की मात्रा आई है। अब हमें वियोजन स्थिरांक भी तो निकालना है। देखो क्वेश्चन में हमें वियोजन स्थिरांक भी तो दिया है। अब वियोजन स्थिरांक, अब वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, तो वियोजन स्थिरांक क्या होता है, तो भैया वियोजन स्थिरांक क्या होता है, हमने के माना था और अल्फा, है ना। तो क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही होता है कि नहीं होता है। आप बोलोगे हाँ सर, है ना। बस वैल्यू पुट करो। सी का मान आपको ये दे के रखा है 0.025 है और अल्फा का मान कितना दिया है भैया 0.11, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आप कर दो, ठीक है ना। चलो अब 1 और अल्फा का मान क्या है भैया 0.11, बस ये इतना है, ठीक है ना। तो बस इसका आपको स्क्वायर ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो भाई यहाँ पर ये है 0.025 है और इसका जब स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 121। तो ये आपका पूरा सॉल्व, देखो 11 का 121 होता है, लेकिन जब वर्ग करेंगे तो 2 अंक, कितने अंक पहले जाएगा 4 अंक, क्योंकि देखो आप 0.11 का गुणा करोगे तो 2 अंक इसके, 2 अंक के 4 अंक पहले दशमलव जाएगा, तो 4 अंक पहले दशमलव लगा दिया, तो देखो 121 तो आ गया। एक अंक और बनाना था, हमने 0 लगा दिया, ठीक है ना। चलो अब 1 माइनस 1 में से इसको घटाना है, तो ये 1 में से आपको 0.11 को घटाना है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से आपने 1 ले लिया, 10 में से 1 जाएंगे 9, अब यहाँ 9 बचे, 9 में से 1 गया, कितना बचा 88
और यहाँ तो है ही कुछ नहीं, तो 0.89 आ गया, ये 0.89 आ गया, ठीक है ना। चलो अब आप क्या कर सकते हो, इसके पॉइंट हटा सकते हो, पॉइंट घटाओ। देखो पॉइंट अगर हटाना है तो देखो इसके हम हटाएंगे तो कितने जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 जीरो जाएंगे, 1 10 की घात 4 लिख दूं, लिख दो। इसकी घात इसको हटाओगे तो कितने जाएंगे, 3 जाएंगे, तो 10 की घात 3 लिख दिया। अब इसको हटाएंगे तो 10 की घात कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, है ना। तो 2 से 2 जीरो इसके काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो इसके काट दिए। अब कितना बचा हमारे पास, ये आपका 4 और ये आपका 5 बचा, ठीक है। चलो ये 25 है और ये 121 है, ठीक है। एक सेकंड में देख लेता हूँ पहले, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। थोड़ी सी जगह ये बची है तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये अपना कितना बचा, ये पॉइंट हट गया ना, तो ये आपका देखो कितना बचा है, आपका 25 बचा है, और ये कितना बचा है, ये आपका बचा है 121, और नीचे कितना बचा है, 89 बचा है, 89 बचा है, ठीक है। तो इसका गुणा और ये भी तो बता 10 की घात 4, और देखो 2 से 2 कट गए थे, 1 बचा था, तो ये 10 की घात 5 बचा है, ठीक है ना। चलो अब भाई हमें इसको क्या करना है, गुणा मतलब काटना पीटना है। तो 25 से काटा तो 25 से गुणा किया तो पहले तो, है ना। तो 25 से कम कितना हो गया, 25 की 5, है ना, हासिल आई 2, 25 दूनी 50 और 2 52, हासिल आई 5, 25 से कम 25 और ये 30 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और 89 से हमने क्या किया, इसमें भाग लगाया। अब जब 89 से भाग लगाया और ये 10 की घात कितना है भैया, 5 है, 10 की घात 5 है, तो बस इसमें अब इससे भाग लगा देना, इतना काम तो आप कर लोगे, है ना। अब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम तो कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। ये जो है ना आपका के अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखो जब इससे भाग लगाओगे दशमलव आपका इधर होगा, दशमलव आप इधर होगा, है ना। तो पॉइंट को खिसकाओगे तो ये 10 की घात 5 में से ये घट जाएगा तो 4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, सही आंसर, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो ये हमने किया है, कौन सा किया है भैया, हमने 2.9 वाला किया है। और अब आपको होमवर्क में देते हैं 2.9 वाला एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न पर है, इसी पैटर्न पर जैसा हमने किया बिल्कुल ऐसी पैटर्न पे है। बस ध्यान रखना कि जो 2.9 एग्जाम्पल है इसमें E0M दिया है, ध्यान रखना, ये जो E0M दिया है ये जो है ना वो गलत है, उसको लैम्डा m इन्फिनिटी कर देना, लैम्डा m इन्फिनिटी कर देना। 2.9 एग्जाम्पल है, इसमें देखो E0M का मान 390.5 है, ये E0M गलत है, उसकी जगह लैम्डा m इन्फिनिटी कर लेना, क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, आप इसको कर लेना और उड़ा डालना है इसको, है ना, छोड़ना नहीं है बेटा, आपको उड़ा डालना है इसको, ठीक है ना। चलो अब हमारा जो है ना पाठ निहित प्रश्न में हम देखते हैं 2.10 वाला, है ना, ये देखते हैं अपन क्वेश्चन। चल तो मेरे डियर साथियों 2.10 वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है यदि एक धात्विक तार में, कोई एक धातु का तार है, उसमें 0.5 एम्पियर की धारा, 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित हो रही है। कितने घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है। तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ये पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप ये देख लो धात्विक तार में धारा का मान कितना दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है पहले तो आपको वो लिखना पड़ेगा। तो दिया है धात्विक एम्पियर की धारा, है ना, मतलब आपको आई की वैल्यू दे के रखी है 0.5 एम्पियर, है ना। चलो अब इसके बाद समय कितना दे के रखा है, समय आपका दे के रखा है भैया 2 घंटे, है ना, 2 आवर, ठीक है, 2 आवर। अब ध्यान रखना समय जो है ना हमें घंटे में नहीं लेना, समय हमें सेकंड में लेना है। किस में लेना है, सेकंड में। तो अगर हम इस समय को घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 2 में हम कितने से 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदला जाएगा, और फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदला जाएगा। तो 6 36 दूनी कितना आ गया, 72 आ गया, इधर लिख दे रहा हूँ, ये आपका आ गया 7200 सेकंड में आ गया, ये आपका समय सेकंड में आ गया, है ना। तो ये आपको समय दिया है ना, समय मतलब टी होता है, समय मतलब क्या होता है, टी, गलती से हो गया था, ठीक है। अब ये दिया है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अगर हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो आप हमें बताओ, आप बताओ कि अगर हमें ई निकालना है तो भैया ई के लिए हमारे पास हमने 2 फॉर्मूला पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था Q बराबर I इंटू टी होता है, और एक पढ़ाया था Q बराबर mE होता है, ये पढ़ाया था। तो अगर हमें देखो इससे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकल जाएगी, इससे ई का मान निकल जाएगा, लेकिन हमें Q तो चाहिए,
क्यू तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, मतलब एन का मान निकालना है। तो हमें ई का मान तो हमें पता ही है, लेकिन क्यू तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, ये हमने पढ़ के रखा है ना। तो इससे हम क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। तो आवेश निकालेंगे, आई इंटू क्या होता है, टी होता है ना, होता है। तो आई का मान कितना है भैया, 0.5 है, और टी का मान कितना है, टी का समय मतलब समय कितना है आपका 7200, ठीक है। पॉइंट हटाया, नीचे कितने हो गए 10, एक जीरो से एक जीरो हमारी कैंसिल हो गई, क्लियर है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो भैया 5 दूनी 10 की कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 5 7 35 और 1 36, ठीक है। तो ये जीरो आपका, ये 3600 कूलाम आ गया। कूलाम कितना आ गया भैया आपका, 3600 कूलाम आ गया। अब यहाँ देखो, है ना, अब यहाँ देखो, आप यहाँ वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, किंतु Q बराबर भैया आपका NeV तो होता है कि नहीं। और आपको N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, E का मान आपको पता ही होता है। तो ये आपका कितना रहा भैया Q, और Q का मान कितना आ गया भैया आपका 3600 आ गया है ना। N निकालना है, ठीक है। और E का मान कितना है, तो E का मान कितना होता है भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब N का मान निकालना है, बटे में चला जाएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा आपका 3600 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा कि नहीं। चलो अब पॉइंट हटाया, क्या बढ़ाया, 0 बढ़ा दिया। पॉइंट हटा के हमने क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया, बढ़ाया कि नहीं, ठीक है। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 36 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा, देखो नीचे 16 है, पीछे कितने हैं 16, तो 36 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा 3, और ये ऊपर जाएंगे तो 10 की घात कितना आ जाएगा भाई 19, ठीक है। तो इसमें भाग लगा दिया, 36 16 एकम 16, 16 दूनी कितने हो गए 32 हो गए, 16 दूनी कितने हो गए 32 हो गए, है ना। अब 4 बचे तो 40 हो गए, तो 16 दूनी 32, ठीक है। फिर 8 16 पंजे 80, तो ये 2.25 हो गया, और इनको अपन ने जोड़ दिया 19 और 3 कितना हो गया 22 हो गया, कितना हो गया 22, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, और यही आपका सही आंसर 100% सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई इसका ही जो है ना 2.12 का एक क्वेश्चन है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। कह रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रिया में कोई एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में Ci2O7 2- आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कितने कूलाम विद्युत की, मतलब कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, मतलब आवेश की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना, देखो ये देखना है इस अभिक्रिया में, जो आपको अभिक्रिया देख रखी है, क्या देख रखी है Ci2O7 2-, ठीक है, प्लस 14H प्लस, ठीक है। और यहाँ ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और फिर इससे बन रहा है 2Cr3+ बन रहा है, और 7H2O ये बन रहा है। तो आपको यहाँ पर इसमें ये चेक करना है कि भैया ये जो Cr जो है इधर से इधर तक आने में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो अगर हमें ये चीज पता करनी है तो पहले इस Cr की हमें ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी पड़ेगी। तो देखो इस Cr की अगर ऑक्सीकरण अवस्था पता करें तो Ci2O7 2- निकालना, Cr की निकालना है तो x मान लेना, और ये 2 है तो आगे 2 लगा देना। फिर O की कितनी होती है -2, अब 7 है तो ये कितनी हो गई -14, बराबर यहाँ पर बराबर कितना है -2 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर -2 लगा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 2x ये इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, -2 प्लस के कितने हो जाएंगे 14, 14 में 2 जाएंगे तो 2x बराबर कितना बचेगा 12, है ना, मतलब 6। तो x बराबर कितना आ गया +6 आ गया, x बराबर कितना आ गया +6, मतलब यहाँ पर जो Cr है +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। कितनी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है। कितनी ऑक्सीकरण अवस्था में भैया 6 ऑक्सीकरण अवस्था में। और देखो यहाँ से भी पता चल रहा है, मतलब अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब 6 ऑक्सीकरण अवस्था में है, 6 ऑक्सीकरण अवस्था में है ना। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया, और यहाँ से जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतने जो है ना इसको आवेश की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनने बोला है आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी आवश्यकता होगी, है ना। तो देखो इसके 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं 6, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं 6,
ठीक है। और 1 मोल में आवेश की कितने की जरूरत होती है, 1 मोल में आवेश की कितनी जरूरत होती है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कुल आवेश बराबर कितना होता है भैया, 96,500, मतलब 1 फैरेड के बराबर होता है। 1 फैरेड लिख दो या फिर 96,500 कूलम लिख दो। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इतना आवेश लग रहा है, जबकि ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 6 कर रहा है ना, करना ही कर रहा। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो यहाँ पर कुल आवेश कितना लगेगा, कुल आवेश कितना लगेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना, तो 6 के लिए तो 6 इंटू 96,500 बस गुणा कर दो, तो 5 6 का कितना हो गया 30, 30 की कितना आ गया आपका 0, हासिल आई 3, 6 6 36 और 3 कितना हो गया 39 और हासिल आई 3 और 9 7 63, 9 7 63 हो गया और 63 और हासिल का कितना है भाई, हासिल का आपका 3 है, कितना है 3, तो 63 और ये आपका 66 हो गया, ठीक है। तो ये इतने आवेश की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको बस यहीं से समझ जाना है कि भाई कितने, देखो उसमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि Cr2O7 आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो बस यहाँ से आपको इतना ही देख लेना है कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 1 फैरेड मतलब 96,500 की आवश्यकता होती है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो कुल आवेश 6 का इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कुल आवेश इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंत में एक लाइन लिख देना, अतः Cr2O7 आयनों के 1 मोल को अपचयन करने के लिए इतने आवेश की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया है। इसके बाद बेटा हमारा उदाहरण नंबर बचा है 2.10 उदाहरण बचा है। और ये 2.10 उदाहरण हमसे क्या कह रहा है वो आप देखो ध्यान से, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। चलो तो मेरे डियर साथियों हमारा अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा साथ, एक कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है, उसमें 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई। हमारा कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, उसमें 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई है, ठीक है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, मतलब कैथोड पर कितना कॉपर जमा होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो भैया अगर कैथोड पर हमें जमा द्रव्यमान निकालना है कॉपर का, तो पहले हमें भैया आवेश निकालना पड़ेगा कि भैया आपने कितना आवेश, देखो आपने 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की, तो इसमें कितना आवेश आपने अंदर विद्युत अपघटन में डाला, कितने आवेश की जरूरत पड़ी, क्योंकि आवेश की हेल्प से आप जो है ना द्रव्यमान निकाल पाते हो। और यहाँ पर धारा दी है, तो पहले जो धारा दी है उसको आप आवेश में बदलोगे। तो देखो धारा टी आपको कितना दिया था 10 मिनट, 10 मिनट में आपको आप 60 से गुणा किया, सेकंड में बदल गया, सेकंड में बदलना पड़ता है, और धारा ये थी। तो धारा को हमने आवेश में बदला, तो भैया हमने Q बराबर IT लगाया और I का मान इतना था 1.5 था और ये लगाया, तो सॉल्व आया हमारा कितना भैया 900 कूलम आ गया। कितना आ गया 900 कूलम, मतलब हमने जो विद्युत अपघटन किया है इसमें 900 कूलम आवेश गिराया। कितना आवेश डाला हमने, कितना आवेश लगाया भैया 900 कूलम आवेश लगाया। कितना क्लियर है, तो हमने इसमें आवेश कितना लगाया 900 कूलम, कितना लगाया 900 कूलम। अब हम कैथोड की अभिक्रिया लिखते हैं, तो भैया कैथोड की जो अभिक्रिया है उसने ये पूछा कैथोड पर कितना जो है ना कॉपर जमा होगा, ये पूछा है। तो हमने कैथोड की अभिक्रिया लिख ली कॉपर के लिए, है ना। तो कैथोड पर क्या हो गया, अपचयन हो गया और ये Cu में बदल गया। यहां पर Cu का द्रव्यमान कितना होता है 63 ग्राम, Cu का द्रव्यमान कितना होता है 63 ग्राम। तो अगर जो कैथोड है उस पर 63 ग्राम द्रव्यमान जमा होता है, तो उसमें आवेश कितना लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 फैरेड लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं अभिक्रिया के अनुसार 63 ग्राम कॉपर जमा होने के
लिए 2 फैरेड आवेश की आवश्यकता होती है। अच्छा सर, कैसे पता कि ये चला कि ये 2 ही फैरेड लग रहा है? कितना कैसे पता चला कि ये 2 ही फैरेड आवेश लग रहा है? तो भैया आप यहाँ देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 1 फैरेड और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 2 फैरेड लगता है। तो भैया अगर कॉपर पर, कैथोड पर 63 ग्राम कॉपर जमा होता है तो इसमें इतना आवेश लगता है, 2 फैरेड आवेश लगता है। कितना आवेश लगता है? 2 फैरेड आवेश लगता है। मतलब 2 फैरेड मतलब 2 फैरेड का मतलब क्या होता है? तो 2 फैरेड का मतलब भैया ये होता है कि 2 × 96,500, 2 × 96,500 ये है। और हमने कितना आवेश दिया? इतना आवेश दिया। ठीक है, इतना आवेश हमने दिया। इतना दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। तो 63 ग्राम के लिए 2 फैरेड आवेश, 63 ग्राम के लिए कितना फैरेड आवेश? 2 फैरेड आवेश। तो अब एक ठीक है, तो यहां पर देखो अर्थात 2 फैरेड आवेश बराबर 63 ग्राम जमा मात्रा। तो 2 फैरेड आवेश अगर लगेगा तो कैथोड पर कितनी जमा होगी मात्रा? 63 ग्राम, है ना। तो अगर हम 2 फैरेड 1 कूलाम आवेश के लिए बात करें, तो इसमें मात्रा कितनी होगी भैया? 63/2 फैरेड होगी कि नहीं होगी? और 1 कूलाम आवेश अगर हम प्रवाहित करेंगे, अगर देखो 2 फैरेड अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इतनी जमा मात्रा होगी, और अगर हम 1 कूलाम आवेश इसके अंदर प्रवाहित करें तो इतनी मात्रा जमा हो जाती है ना। 2 नीचे चला गया। लेकिन हमें 900 कूलाम आवेश के लिए निकालना है, तो अब 900 कूलाम आवेश के लिए निकालना है। तो 900 कूलाम आवेश के लिए अगर निकालना है तो 63/2 फैरेड इंटू 900, ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये 63, ये आपका 900 और ये आपका 2, और F का मान कितना है भैया? 96,500, है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इनका गुणा करके आपको भाग लगाना है, क्या करना है? भाग लगाना है। तो इनका गुणा करना है। देखो ये 9 बचा है, कितना बचा है? 9। तो 63 का इसमें गुणा कर लेना पहले। तो 9 या 27 की कितना हो गया? 7 हासिल आई 2, और 9 7 63 और 2 65। ठीक है, ये हो गया। और इसका इसमें गुणा करना है, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, इसमें इसका भाग लगाना है। तो जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये लगभग आपका 1 सेकंड में यहाँ लगा के देखता हूँ, छोटी सी जगह यहाँ बनाता हूँ, इसमें लगा के देखता हूँ। ठीक है, ये 657 है और ये आपका क्या है? 1930 है। ठीक है, तो अभी तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 6557, 6570, और ये 1930 है आपका। कितना है भैया? 1930 है। तो लगभग कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 3 बार, है ना। हाँ, 3 बार चला जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, है ना, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा? 0.3 कितना आ जाएगा भैया? 39 के आसपास आ जाएगा, 0.39 ग्राम के आसपास आ जाएगा। 39 नहीं आएगा, 32 के आसपास आएगा। इसको आप एक आध पॉइंट और लगा देना। चलो मैं खाली दे रहा हूँ। ठीक है, 3 में लगाया तो भैया ये आपका 0 हो गया, 3 तिरका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिरका 9 और 9 3 27 की 7 हासिल आई 2, है ना। 3 एकम 3 और 2 5, ये हो जाएगा। तो ये 0, ये 17 में से 9 जाएंगे 8 बच जाएंगे, ये 4 14 में से 7 बच जाएंगे, बस ये 780। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, है ना। तो फिर भी लगभग 3 ही बार जाएगा, तो ये 0.33 ग्राम आ जाएगा, 0.33 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर है। मतलब कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा? 0.33 ग्राम। ठीक है, तो अंत में आप क्या लिख देना? अंत में ये लाइन लिख देना, अतः कैथोड पर निक्षेपित जो है ना कॉपर की मात्रा 0.33 ग्राम होगी। और अपन ने देखो 96,500 के तहत की है। अपन ने जो F का मान है वो 96,500 रखा है, और यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है इनने देखो 96,487 रखा है।